टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में सभी दर्शकों का अभिवादन। मैं आशीष आनंद। हमारी टीम आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार सिंह जी। उनकी कई खास जो खासियत हैं हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि परिचय उनका काफ़ी लंबा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मुकेश जी, ये आपका जो अभी तक की जो सेवाएं रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आपसे जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से आप 5वीं सेवा में हैं, सरकारी या गैर सरकारी जो भी रहा हो, तो वो कौन कौन सी सेवाएं रही हैं और आपके क्या खासियत के तौर पर देखते हैं? मैं GIC जोशीमठ में PTI रहा। उसके बाद बेसिक में 18-19 साल का मेरा टीचर का कार्यकाल रहा है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर पर मेरा चयन हुआ था और समाज कल्याण इंटर कॉलेज में भी मैं रहा हूँ। इसके अलावा प्राइवेट टीचिंग वगैरह भी की मैंने, लेकिन अभी ये 2019 में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये BO की परीक्षा का जो आयोजित की गई थी, उसमें मेरा चयन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पे हुआ है। और पिछले वर्ष 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, और ये 26 मार्च को मैंने जनपद में ज्वाइन किया था। मतलब आपको बहुत समय अभी कह सकते हैं कि? हाँ, 1 वर्ष अभी नहीं हुआ है, मतलब इसी माह में 1 वर्ष होगा। अच्छा, 1 साल आपका अब होने वाला है, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, मतलब आपके इस तरह से कह सकते हैं इस विभाग। 13 मार्च को हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हुए 1 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम अब फर्स्ट एनिवर्सरी से 1 दिन पहले ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 दिन पहले हो ही गया लगभग। हो ही गया बस। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, पहली बात तो धन्यवाद। और ये मतलब जो आपका शिक्षण क्षेत्र में आपकी उम्र देख के हमको क्यों नहीं लग रहा है कि आपने इतनी सारी सेवाएं दी होंगी, 18-19 साल वहाँ, और ये उम्र तो मेरी अब 47 हो चुकी है, आप ये मान के चलें। तो आप इस तरह की जो सेवाएं जो आपकी रही हैं, ये किस उम्र में आपने शुरू कर दी थी? मेरी पहली नियुक्ति जब मैं 23 वर्ष का था तब हो गई थी। अच्छा, किस पद पर तब आपकी? PTI GIC जोशीमठ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड जोशीमठ, जनपद चमोली में। हाँ, मतलब काफ़ी कम समय में ही आपने जो है सरकारी सेवा में बहुत पहले आ गए थे। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जो आमतौर पे जैसे जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं, क्योंकि वो अपने से जो आप लोगों के यहाँ बताया जाता है, बच्चे अपने से बड़ों से बहुत प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ये अपने आप में ही एक ऐसी बात बन जाती है कि बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे अफसर हैं हमारे विभाग में, क्षेत्र में, तो उन्होंने कैसे कैसे किया होगा, इतनी कम उम्र में ऐसा अचीवमेंट हासिल किया होगा। इसका कोई फ़र्क, कोई असर टीचर्स या बच्चों पे कभी आपने देखा है ऐसी इस कामयाबी का? बच्चे निश्चित रूप से अपने टीचर से प्रेरित होते हैं। मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक थे, और इसमें बेसिक में ही प्रधानाध्यापक थे। जूनियर स्कूल से वो रिटायर हुए थे। और मेरे अपने जो कैरियर पर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने बचपन से ही हमको पढ़ना सिखाया, पढ़ाया, साथ ले जाते थे। मैं प्राइमरी विद्यालय का ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं किसी कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा कभी। मेरे पिताजी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाते थे, वहीं मुझे ले जाते थे, वहीं पढ़ाते थे। तो उनके मन में सदैव इस तरह का भाव रहता था कि जैसे मेरा बच्चा वहाँ क्लास में पढ़ रहा है, वैसे ही मैं अन्य बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से सीखी कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहूँ। और जब मैं शिक्षण सेवा में ज़्यादा रहा हूँ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर में 2016 में मेरा चयन हुआ था, मैं उसमें ज़्यादा रहा, शिक्षण सेवा में ज़्यादा रहा। तो मैं जब भी विद्यालयों में रहता था, तब भी मैंने पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मेहनत के साथ, नवाचार जैसे जैसे होते रहे, जैसे जैसे जिस तरह के जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये मैंने सारे मैं ले चुका हूँ। इस तरह के प्रशिक्षण जो होते थे, सेवारत प्रशिक्षण, और मैं उनके लिए उन्हीं के अनुसार विद्यालयों में जाकर के शिक्षण कार्य करता था। अधिकारी बने मुझे भले ही 1 वर्ष हुआ है, लेकिन मैं बेसिक के एक चीज़ से, चाहे वो बेसिक के प्रशासनिक कार्य हों, चाहे एकेडमिक कार्य हों, मैं सारे कार्यों से बहुत अच्छी तरह से परिचित रहा। मतलब आपका फाउंडेशन पहले से ही कोर्स हो चुका है इस विभाग का। अच्छा, आपने ये बात बड़ी दिलचस्प बताई कि आपके पिताजी जो है वो बेसिक शिक्षक थे और आपने भी पढ़ाई वहाँ की है। क्योंकि अमूमन जो हम आज देखते हैं उसमें जो बेसिक शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनके ज़्यादातर के बच्चे कम से कम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो कम से कम नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे केस हो सकते हैं, तो ये चीज़ अब क्यों नहीं हो पाती है? अब
नहीं हो पा रही थी, ये कुछ विघटनकारी चीज़ें रही होंगी, इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता। लेकिन अब जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो बदल रहा है, विद्यालयों की जो भौतिक स्थिति में जो परिवर्तन आया कायाकल्प के बाद में, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं अब इन हमारे सरकारी विद्यालयों से भी जुड़ रहे हैं और विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्टाफ की कमी रहती थी, स्टाफ भी भरपूर हो रहा है, सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं हमारे यहाँ बेसिक स्कूल्स में, और भौतिक सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं। हमारे टीचर्स जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। अब जो अतिरिक्त कार्यभार जो हुआ करते थे टीचर्स में, वो भी अब कम होने लगे हैं। तो हमारे टीचर्स अब ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। अब जो जिस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है आकर के, अब ये स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसी को लेकर ये FLN की जो ट्रेनिंग चलाई जा रही है, तो मुझे लगता है अब एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे बेसिक में नज़र आएगा। जहाँ तक मैंने बरेली में आकर के देखा है, बरेली के जो विद्यालय हैं कायाकल्प के बाद, मुझे समझता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार का विद्यालय हैं, बहुत शानदार। और अब बच्चे जो हैं विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और शिक्षण कार्य भी अच्छा संचालित होना शुरू हो गया है विद्यालय में। ये बात जो आपने बताई, ये बात तो खैर हम भी, क्योंकि आपके विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद के विद्यालयों में कई जगह हम लोग जाते ही रहते हैं, लगभग डेली ही हम लोगों का जाना होता है। और हमने कई जगह जाके ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में थे और वो अब परिषदीय स्कूल में उनके दाखिले हुए हैं। लेकिन उसका एक कारण जो बच्चों का हमें सामने आया, वो कोविड काल के दौरान उनके घर की आमदनी घट गई, उनके फादर की मान लो बच्चे की नौकरी नहीं रही या कुछ भी ऐसा हुआ, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां नहीं। और ये बात भी सही है कि बहुत सारे बच्चे अच्छी व्यवस्थित, जब उन्होंने स्कूल में कुछ अच्छा देखना शुरू किया है तो उसका भी एक आकर्षण लोगों को लगा कि जब यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी है और फीस वगैरह भी नहीं है तो ठीक है, ये विद्यालय अच्छा है। लेकिन ये एकेडमिक लेवल पे किस जगह पर पहुँचा, इसका अंदाज़ा अभी बहुत सारे लोगों को नहीं लग पा रहा है। तो इसको आप कैसे मतलब लोगों तक कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप आपके अपने ब्लॉक में, कि लोग, अभिभावक इस बात को समझें कि यहाँ का शिक्षण स्तर जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर है? कैसे? उसके लिए हमारे संकुल स्तर पर मीटिंग्स का आयोजन होता है प्रति माह। उसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो पहुंचते हैं वहाँ पर और आपस में एक दूसरे के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, नवाचार जो किए हैं वो सब करते हैं। और एक जागरूकता की तरह का कार्यक्रम हम लोग आपस में चलाते रहते हैं। SMC का गठन जो किया गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी बैठक का आयोजन करके प्रतिमाह उनकी बैठक का आयोजन होता है। वहाँ पर अभिभावकों को बुला करके उनके द्वारा, उनके माध्यम से एक प्रचार प्रसार करवाना कि देखिए भाई, अब कोविड का दौर अब ख़त्म भी हो रहा है, अब उतना संक्रमण नहीं रहा है, अब विद्यालय में बच्चों को भेजिए, बच्चे विद्यालय में आएंगे। जिस तरीके से नवाचारी शिक्षण हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रशिक्षण लेकर के टीचर हमारे विद्यालय में पहुंच रहे हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। और मैंने खुद विद्यालयों में जाकर के देखा है, कुछ एक विद्यालय छोड़ दें जहाँ पर टीचर्स कम हैं या फिर मतलब 1-2 टीचर हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था वैसी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पर टीचर भरपूर हैं और प्रत्येक कक्षा में एक टीचर है अगर, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे टीचर्स, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब शिक्षण कार्य अच्छा होगा, बच्चे के पास अचीवमेंट अच्छी होंगी, गार्जियंस को महसूस होगा कि अब हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनमें पहुँच करके बच्चे सीख रहे हैं, अच्छा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप भी अब टीचर्स जो एक बीच में आपने बताया कि क्या हुआ है, तो टीचर्स में और स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन गैप होने लगा था कि टीचर कम होते थे, उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। अब भरपूर टीचर हमारे यहाँ हैं तो वो बच्चों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसका एक संदेश जो है, पॉजिटिव सकारात्मक संदेश जो है वो गार्जियंस में जाएगा, जिस गाँव में स्कूल है उसके गाँव के लोगों में जाएगा और वो निश्चित रूप से बच्चों को विद्यालयों में भेजेंगे और उनके लिए अच्छी उपलब्धियाँ जो हैं वो प्राप्त होंगी। आपके ब्लॉक में कितने स्कूल हैं? हमारे यहाँ 180 स्कूल हैं इस वक्त। इसमें प्राइमरी जूनियर दोनों मिला के? हाँ, सब अब 180 हैं क्योंकि संविलियन कुछ स्कूल हो गए हैं। 49 जो स्कूल हैं वो जूनियर हाई स्कूल हैं और 131 वैसे हैं। अच्छा, कितना बताया आपने?
49 जूनियर हाई स्कूल हैं जी। और 131 जो हैं वो हमारे प्राइमरी हैं। अब संविलियन होने 17 संविलियन होने 180 आपने 180 में अगर जैसे क्योंकि आपका तो रेगुलर अपने ब्लॉक में घूमना फिरना निरीक्षण के बतौर जाना होता ही होगा, देखते होंगे आप। तो हमें अगर इसका एक अंदाज़ा लेना हो जो आपके पास ज़्यादा सटीक होगा कि इन 180 में आप किन विद्यालयों को आपको लगता है कि ऐसे 10 विद्यालय या 5 विद्यालय ऐसे हैं जिनको लगता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड मानक के बनते हैं जिनसे और लोग प्रेरणा ले सकते नहीं, हैं? हमारे यहाँ का एक संविलियन स्कूल मिलक मझारा है। अच्छा। हाँ, आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर। बहुत ही आपको लगेगा कि हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में आ गए एकदम। बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं, बहुत ही शानदार विद्यालय। हमारे स्कूल ये थोड़ा दूरस्थ है, उरला न्याय पंचायत में। ये एजुकेशन के लेवल पे भी मिलक मज़ारा आपको एजुकेशन के लेवल पर भी मतलब बच्चों में उपलब्धियाँ मिलेंगी। एक अली नगर स्कूल में आप जाएंगे, इधर उरला न्याय पंचायत में पड़ता है, वो बिल्कुल एकदम मॉडल स्कूल है हमारे यहाँ का, बहुत शानदार स्कूल है। इसी तरीके से चुलरा स्कूल पड़ता है उधर उरला न्याय पंचायत में, वो भी बहुत अच्छा विद्यालय है हमारे यहाँ का। एक ये हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय यहीं का जो है भमौरा का स्कूल है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से संचालित होता है। एक हमारा देवचरा स्कूल है, प्राइमरी है, वहाँ पर जूनियर नहीं है, प्राइमरी विद्यालय है, वो बहुत अच्छे से संचालित होता है। वहाँ की जो टीचर हैं, हेड टीचर हैं स्वाति जायसवाल, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं वहाँ पर। इस तरीके से हम अगर इधर को जाएंगे, अपने इस तरफ के एरिया में जाएंगे, तो एक जूनियर स्कूल पड़ता है नौरंगपुर, वहाँ पर एक हेड टीचर हैं राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छा काम, उनका स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से कुछ स्कूल हमारे बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं। इधर हमारे इधर हम जाते हैं, एक स्कूल दिगोई पड़ता है, वहाँ पर हालांकि टीचर जो हैं वो फीमेल है लेकिन बहुत अच्छे से काम करती हैं, अच्छा विद्यालय है। वहाँ पर ओपन जिम, एक रामपुर बुजुर्ग में ओपन जिम बना हुआ है हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा। और हमारे यहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बहुत मेहनत करते हैं, मतलब हम लोगों को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। और हमारे यहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं वो तो बेसिक में पता, मतलब उनका इतना ज़्यादा वो रहता है कि पूरी तरीके से और बहुत अच्छे से जो कायाकल्प की सफलता है वो उनकी ही देन है यहाँ पर। और उसकी वजह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया हमारे यहाँ। कुछ विद्यालय तो वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहे हैं। अच्छा, ये आपने जैसे 8-10 स्कूलों के नाम गिनाए जो बहुत अच्छे स्कूलों में आपकी नॉलेज में आपने जो बताया, ऐसे कोई 5-7 स्कूल जिनमें कि अभी लगता है कि इनमें बहुत काम करने की ज़रूरत है? हाँ, एक दो स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है, जैसे कि हम इधर जब जाते हैं तो एक स्कूल हमको सम्मेलन स्कूल हिम्मतपुर पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कायाकल्प का काम भी नहीं हो पाया है। और थोड़ा सा मुझे वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं ठीक नहीं लगी हैं अभी तक, और प्रयास जारी है। मैंने जो अधिकारी लोग हैं उनसे संपर्क किया है और वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे निरीक्षण का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो बेसिक शिक्षा विभाग में काफ़ी समय से मैं क्योंकि उससे परिचित हूँ, तो पहले के अधिकारियों में तमाम पहले के अधिकारियों से भी मेरा परिचय है जो पहले यहाँ रहे हैं। तो उस वक्त वो जो निरीक्षण करते थे उसका मुझे थोड़ा सा जानकारी जो है, वो कुछ जाके वहाँ कुछ सवाल करना बच्चों से या टीचर से कुछ जानकारी लेना, ये एक सामान्य एक परंपरा रही है। तो अब के निरीक्षण में पहले के निरीक्षण में कोई फ़र्क आया है आपके? जैसे पहले वो अक्सर 19 का पहाड़ा 13 का पहाड़ा सुना करते थे। पहले के निरीक्षणों में अब के निरीक्षणों में पहला फ़र्क तो ये आया कि अब निरीक्षण ऑनलाइन होता है। जो प्रेरणा पोर्टल है उस पर ऑनलाइन होता है, उसमें कुछ फिक्स कॉलम्स होते हैं, उन पर ही हमको करना होता है। ये तो अपरिहार्य है और प्रत्येक माह 40 करने ही करने होते हैं उनके आधार पर। ऑनलाइन से मतलब क्या, वहाँ पे कोई लाइव कर रहे होते हैं? हाँ हाँ, सीधा लाइव एक पोर्टल है, उस पर हमको लाइव करना होता है। अच्छा, हाँ। मतलब आप जब जाते हैं तो वहाँ पर पहले से कोई आपके मोबाइल वगैरह? हाँ, मोबाइल में ऐप डाउनलोड है, ऐप में मतलब जो पॉइंट्स होते हैं वो पहले से फीड है, उन्हीं पॉइंट्स पर हमको करना होता है। हमारे प्रत्येक स्कूल के लिए यूडाइस कोड जनरेट है, उसी यूडाइस के कोड के हिसाब से जो है वो स्कूल उस पर निकल आता है, उस पर फिर उसको हमको करना होता है। अच्छा, उस यूडाइस कोड में या आपके जो भी आपके उसके कॉलम होंगे कि ये चीज़ें आपको देखनी है, परखनी ही है, तो उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी ऐसी रहती हैं जिनको पॉजिटिव मिलने पे उस स्कूल को बेहतर माना जा सकता है? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं मानता हूँ, जैसे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉलम मैं मानता हूँ, उसमें है कि टीचर डायरी और लेसन प्लान। जैसा कि टीचर बनने से पहले क्या होता है कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो लेसन प्लान बनाए जाते हैं और टीचिंग करवाई जाती है उसी तरीके की। और जबकि टीचर बनने के बाद में उस तरीके के
वो उस चीज़ को थोड़ा सा भुला दिया जाता है। लेकिन हमारे प्रेरणा पोर्टल पे ये चीज़ वो उसमें पूछी जाती है कि नियमित रूप से प्रतिदिन जो कार्य टीचर ने किया है उसकी एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए, क्या करिए, और अगले दिन वो क्या प्लान करके आ रहा है उसका एक प्लान होना चाहिए। तो इन चीज़ों का प्रयोग उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों के लर्निंग आउटकम को लेकर के मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होती हैं। इसके अलावा जो ये MDM संचालित हो रहा है उसको लेकर के प्रश्न होते हैं, कायाकल्प को लेकर के प्रश्न होते हैं, और छात्र उपस्थिति को लेकर के पॉइंट्स होते हैं, अध्यापक उपस्थिति को लेकर के पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उस अच्छा, जैसे बच्चे का स्तर जो सीखने का स्तर है इसको कैसे जांचते हैं आप? बच्चे का स्तर सीखने के लिए हम जो हैं क्लास में जाते हैं। बेसिकली मैंने बताया मैं लंबे समय टीचर रहा हूँ और जब भी मैं विद्यालय में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे रहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। यद्यपि समय कम होता है लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि अगर मैं पहुँचूँ विद्यालय में तो पढ़ाऊँ। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे से जो प्रेरणा लक्ष्य हैं, हमारे प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कक्षा वार जो है टीचर बच्चे के लिए इतना आना ही चाहिए कि इतनी चीज़ों में से इतनी चीज़ें पहचान ले, इतना अंक का ज्ञान होना चाहिए, इस कक्षा में वो शब्दों को पढ़ ले। ये लक्ष्य निर्धारित है, प्रेरणा लक्ष्य जो होते हैं वो हमारे टीचर को बाकायदा उसकी जानकारी होती है और उसी के अनुसार समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार एक टाइम टेबल निर्धारित है, उसी के अनुसार वो शिक्षण कार्य करता है। तो जब जाते हैं क्लास में तो उस क्लास के अनुसार उनसे बच्चों से पूछते हैं। हाँ, ये तो एक पॉजिटिव बात आपके लिए तो ज़्यादा और अच्छी होगी क्योंकि आपका जो अब पद है वो बेसिकली प्रशासनिक नहीं जो है एकेडमिक जिम्मेदारियों वाला। मैं ये भी एक पद पहले हुआ करता था AVRC का, जी, उस पद पर भी मैं लंबे समय काम किया हूँ। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बेसिक से मैं बिल्कुल एकदम रमा हुआ रहा हूँ बेसिक में, तो सारी चीज़ों की जानकारी है। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, टीचर से भी पूछता हूँ। अगर कहीं मुझे लगता है कि टीचर को कहीं कोई हेसिटेशन हो रहा है पढ़ाने में कहीं कोई, तो उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता हूँ। पाठ्यक्रम संबंधी कोई दिक्कत आ रही तो उससे उस संबंध में बात करता हूँ। या विद्यालय में विद्यालय के संचालन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ सजाएं कितनी मिलती हैं आपके क्षेत्र में शिक्षकों को? सजाएं तो नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी तो वैसे ये सेशन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सजाएं ऐसा है, देखो अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था है, पोर्टल पे है। अब उसमें एक कॉलम खुला हुआ है, टीचर कितने हैं, कुल कितने हैं, उपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित कितने हैं। अगर स्वीकृत है अवकाश तो स्वीकृति का उसमें मतलब रेफरेंस नंबर भरा जाता है, अस्वीकृत है तो एब्सेंट जाता है, सीधा वेतन वहाँ से कट जाता है। तो ये इस तरीके से। अच्छा बीओ साहब, ये जैसे आपका ये तो आपका एक विशेष जो आपने अपना अनुभव आपका जो रहा है शिक्षा क्षेत्र में, और आपका क्योंकि अब यहाँ सेवाएं भी उसी क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वो हैं। आपके अतिरिक्त और क्या खूबी है? जैसे कुछ लोग बताते हैं कि आप कविताएं वगैरह भी जो है आपका शौक। कविताएं लिखने का शौक, मेरे पिताजी भी कवि थे। अच्छा। तो कुछ कहना चाहिए वो आनुवांशिक गुण उनके द्वारा मुझे मिला है और लंबे समय तक कविताएं लिखी, कई कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया, देश के बड़े बड़े कवियों के साथ पाठ किया है। लेकिन इस सेवा में आने के बाद में थोड़ा सा अभी लेखन कार्य जो है उस पर विराम लगा हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं मुकेश जी, ये जो है कविताओं के खाली शौकीन नहीं, कवि हैं। और उनका जो मतलब कविताएं जिस नाम से लिखते हैं वो मुकेश कमल नाम से है। तो आपका अभी तक कोई संग्रह वगैरह कोई प्रकाशित? हाँ, संग्रह दरअसल कुछ पारिवारिक उलझनों की वजह से उसमें दिक्कतें आ गई हैं। ब्लूप्रिंट उसका तैयार हो गया, हमारे कवि मित्र हैं डॉक्टर राहुल अवस्थी, वही उसका संपादन करेंगे और उसके बाद उसका जब देखो किस तरह की कविताएं आप लिखते हैं? मैं श्रृंगार एक रचनाकार हूँ, श्रृंगार रस की कविताएं लिखता हूँ। कोई कविता आपकी कोई अच्छी हो तो हम एक सुनना चाहें। चूँकि श्रृंगार रस की कविताएं मैं लिखता हूँ और इस इंटरव्यू नहीं, कभी कोई इस तरह का कार्यक्रम होगा तो आपको बुलाएंगे। आपसे कभी अलग से आपसे बात होगी और उन कविताओं के बारे में। कविताओं के बारे में नहीं, लेकिन मुझे बरेली के बहुत बड़े शायर वसीम बरेलवी साहब की मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आएं कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाएं कैसे। तो हम इस विभाग से जो जुड़े हैं
पहले प्रयास ये रहे कि हम अपने स्कूलों को इस तरह से तैयार करें और फिर सजाएं कि हमारा विकास क्षेत्र आलमपुर जाफराबाद जो है पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में ख्याति अर्जित करे, बुलंदी पर पहुंचे। और मेरा प्रयास तो यही है, मैं और 24 घंटे मेरा समर्पण इसी के लिए रहता है कि मैं अपने विकास क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य कर सकूं, समर्पण भाव से कार्य कर सकूं। और मैं अधिकतम समय मैं देता भी हूं अपने ब्लॉक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइमलाइन न्यूज़ से हिंदी से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने अपनी जो तमाम जितनी भी उनकी खूबियाँ हैं उनके साथ में कैसे अपने ब्लॉक को वो एक ख़ास तरीके से मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ कई सारी ऐसी उनकी जो उनकी खूबियाँ रही हैं जो उनके लिए इसमें और ज़्यादा बेहतर करने में उनकी मदद भी कर रही हैं। हम आगे भी बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई ऐसी तमाम चीज़ों को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।